गुड इवनिंग। अध्ययन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। आज 8वीं सीरीज साइंस वाली है। अभी 25 क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं, तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, टेस्ला चुंबकीय किसकी इकाई। चुंबक को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैग्नेट क्या है, ये बात समझ में आया आपका? नहीं है। चुंबक क्या है कि लोहे को चिपका ले, वो चुंबक। ऐसा पदार्थ जिसमें लोहे के छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का जो गुण है वो चुंबक। चुंबक की खोज भी 6वीं शताब्दी में हुई थी। 6वीं शताब्दी है ना, 6वीं शताब्दी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो मैग्नीसिया नामक स्थान पर हुई। मैग्नीसिया जो है एक स्थान, जहाँ पे चुंबक की खोज हुई। अब आप जानते हो कि चुंबक 2 प्रकार के होते, ठीक ना। आपने कहा कि सर एक चुंबक कैसा होता है? एक होता है स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक है, परमानेंट चुंबक है। एक चुंबक स्थायी चुंबक है, ठीक है, जो कि ठोस लोहे का बनाया जाता है। लोहा, कोबाल्ट, निकल में एक बार चुंबकशीलता आ जाएगी तो हमेशा बना रहेगा। और दूसरा चुंबक जो है ना, वो टेम्परेरी क्या हो जाएगा? अस्थाई हो जाएगा। इसमें इस वास्तव में विद्युत चुंबक होता है, तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें चुंबकत्व रहेगा। जैसे किसी रोल, आप क्या करिए, कागज का रोल करिए, इस पे ताल लपेटिए ऐसे, और ताल लपेटोगे और इसमें बैटरी जोड़ दोगे और एक बटन लगा दोगे, इसको लटका दोगे। जैसे ही लटकाओगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसका एक सिरा नॉर्थ में, एक साउथ में चला जाएगा, है ना। तो नॉर्थ सिरा क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव हो गया। और साउथ सिरा क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब आपने कहा सर नॉर्थ साउथ का क्या चक्कर है? तो मैंने कहा नाव, जैसे एक सिरा नॉर्थ में चला गया, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, तो नॉर्थ सिरा क्या है? उत्तरी ध्रुव। और साउथ क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। नॉर्थ वाला पॉजिटिव होता है, साउथ वाला नेगेटिव होता है। नॉर्थ से चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, साउथ में प्रवेश करें, ठीक है। तो ये जो मतलब चुंबक में कितना डेंसिटी है, कितना घनत्व है, चुंबकीय फ्लक्स कह लो या चुंबकीय क्षेत्र कह लो, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका तो टेस्ला हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स नहीं है यहाँ पर, क्या है आपका? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्या? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? ठीक, क्वेश्चन ये आता ज्यादातर कि पृष्ठ तनाव के कारण जो पानी की बूंदें हैं वो कैसे हो जाती है? पानी की बूंदें गोल हो जाती, किसके कारण? पृष्ठ तनाव। देखो 2 शब्द हैं इसमें, एक तो है पृष्ठ और एक क्या है? तनाव, ठीक है। जैसे सागर आपने देखा होगा, पानी जो समुद्र का है वो समुद्र का पानी लगभग समतल है। तो ऊपर वाला जो पृष्ठ है, अगर पानी समतल है तो तनाव ज्यादा है कि कम है? बताइए। पानी प्लेन है तो तनाव ज्यादा है। अगर तनाव ज्यादा तो पृष्ठ कम, तनाव ज्यादा तो पृष्ठ कम, और पृष्ठ ज्यादा तो नहीं। समझ में आया? और नहीं, एक चद्दर को बिछाइए बेड पे, ओके, खूब तान दो। तानना मतलब तनाव। अब आप उस पर बैठो, उलाटे खाओ, समझ में आ गया? तो जैसे आप इतना उस पर क्रिया करोगे उतना ही उसमें क्या रिंकल्स आ जाएंगी ना। अब रिंकल्स आ जाएंगी तो तनाव तो घट गया ना, और पृष्ठ बढ़ गया। तनाव घटा, पृष्ठ, समझ में आ गया? उल्टा संबंध है पृष्ठ और तनाव का। तो पानी अगर स्थिर है तो तनाव क्या है? ज्यादा कि कम? पानी स्थिर है तो तना है, तना ज्यादा है तो पृष्ठ कम है, और इसमें लहरें आ रही हैं तो पृष्ठ बढ़ गया, तनाव क्या हो गया? कम हो गया। जैसे पानी को पतला कर सकते हैं आप लोग, कैसे? वॉशिंग पाउडर डाल दो, एक डब्बा पानी लो, उसमें वॉशिंग पाउडर डालो, थोड़ा हिलाओ, पूरा बाल्टी भर जाए, हो गया पतला। अब उसका पृष्ठ बढ़ा कि तनाव बढ़ा? पृष्ठ बढ़ा और तनाव
घट गया। ये बात समझ में आ गया। तो पानी का बुलबुला क्या हो जाएगा, पृष्ठ बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, तनाव कम हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर पानी की बूंदें गोल होना या समुद्र का सतह समान होना या गंदे जल पर मच्छर का बैठ जाना, ये सब जो क्वेश्चंस हैं वो किससे होते हैं, पृष्ठ तनाव के। लेकिन ये क्यों होता है ये पूछा गया। अणुओं के बीच आसंजक बल, अणुओं के बीच सासंजक बल, अणुओं के बीच गुरुत्व बल या अणुओं के बीच विद्युत बल। तो इसमें क्या हो जाएगा, सासंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव की घटना देखी जाती है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा ही नहीं है, एसएससी में आया है, एफसीआई में। एफसीआई का एग्जाम दिया था मैंने, क्वालिफाइड हुआ था, 3 महीने नौकरी करके 4 नौकरी जिंदगी में छोड़ा हूँ। एक एफसीआई भी है, दिल्ली मेट्रो एसबीआई पीओ असिस्टेंट कमांडेंट। समझ आ गया। मैं एफसीआई का बात आया तो दिमाग में आ गया, इसलिए तुम ठीक है। फिलहाल आगे बढ़े। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, मरकरी तापमाप, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप विद्युत उत्तापमापी या निम्नलिखित में से कोई नहीं। हमने आपको बताया था कि कम तापमान की एक सीमा है, कितना, 0 डिग्री केल्विन, कितना, या -253 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम नहीं हो सकता। लेकिन अधिक तापमान इनफाइनाइट है। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, कितना, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और जैसे हमारा सूर्य है, ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य हैं जिनका तापमान और भी ज़्यादा है। उसको नापने के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं पायरोमीटर। क्या कहते हैं, पायरोमीटर। हमने जब पढ़ाया होगा आप लोग को तो कहा होगा कि यही क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही। 90% ऊष्मा में पायरोमीटर ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ताप विद्युत उत्तापमापी में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पायरोमीटर आप याद कर लेना, अगर हिंदी में ना मिले तो इंग्लिश वर्जन में मिल जाएगा, या हिंदी में आपको उत्तापमापी मिल जाएगा। क्या ये, इससे कितना ही अधिक तापमान रेडिएशन तकनीकी पे आधारित है। 800 डिग्री से ऊंचे तापमान इसमें अधिक स्पष्टता से मापे जाते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है ना। इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है। ये भी ऊष्मा का क्वेश्चन। ऊष्मा का जो चालन है तो हमने आपको बताया था, जैसे ऊष्मा का चालन है, एक तो होता है चालन और दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण, है कि नहीं। चालन, संवहन और चालन किसमें होगा, तो ठोस में। चालन किसमें होगा, संवहन किसमें, द्रव और गैस में। विकिरण बिना किसी माध्यम। सूरज की ऊष्मा किस विधि से आएगी, बताओ, विकिरण। सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से। द्रव और गैस में कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, केवल ठोस और द्रव में, केवल द्रव और गैस में। केवल गैस ठोस में होगा नहीं, ठोस द्रव गैस में। ठीक है ना। ये किस में आया है, SSC CHSL। हाँ, CHSL तो जानते हो ना, 10+2 है ना। किसी प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली सदैव, मतलब कुल मिला के कहा जाए कि फ्रिज में आइस बॉक्स हमेशा ऊपर होता है कि नीचे होता है कि बीच में होता है, कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो क्या होता है, होना चाहिए ऊपर होता है। ठीक है ना। क्यों, आंसर तो मिल गया, लेकिन बट भाई क्यों होना चाहिए, इससे बच्चे बर्फ आइसक्रीम ना खा पाए, नहीं। अच्छा, गृहिणी के कमर में दर्द ना हो जाए, हाँ। देखा है तुमने फ्रिज, हाँ, बताओ, फ्रिज कहाँ देखा आप, कहाँ देखा फ्रिज,
घर पे फ्रिज नहीं बोल रहा है, रेफ्रिजरेटर। फ्रिज मतलब ठंडा, फ्रिज मतलब ठंडा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बेटा इसमें आइस बॉक्स ऊपर होगा, पीछे एक कंप्रेसर मशीन लगी होती है। ठीक है ना, क्योंकि पीछे होती है तो आप लोग देख नहीं पाते। आजकल नए फ्रिज हैं तो एक जाली लगी रहती है तो उसमें दिखाई देती नहीं। इसमें एक गैस भरी जिसका नाम है CFC, क्लोरो फ्लोरो। अब जो फ्रिज आते हैं उसमें HCFC गैस भरी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इससे सीधा एक पाइपलाइन गई है कॉपर वाला, और इसी को मिलता है किसको, फ्रीजर को। मतलब केवल ये फ्रीजर 4 डिग्री से नीचे ठंडा रहेगा, जिससे बर्फ जम जाए। बाकी इसी को ठंडा कर दो, बाकी तो अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ठंडक हमेशा भारी है, नीचे चलेगी। अगर इसको आपने धोखे से नीचे लगा दिया तो ठंडक केवल नीचे बैठी रहेगी, ऊपर जाएगी नहीं, तो जो भी आप सामान इसमें रखोगे वो सब सड़ जाएगा। आया बस समझ में बात। मतलब फ्रिज में केवल आइस बॉक्स को ठंडा किया जाएगा, बाकी ठंडा। अब तुमने कहा कि नहीं सर पेप्सी वाले में तो ऐसा होता नहीं, में तो आइस बॉक्स नहीं, तो उसमें कई पॉइंट दिए, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो क्या होता है ना, इसमें जो गैस है वो एक समय के बाद खत्म हो जाती है, 10 साल 12 साल 15 साल, उसको भरवाना पड़ते हैं, 4000 5000 रुपये में भरती है वो। अब अगर वो 3 साल में खत्म हो जाएगा और 5000 रुपये में वो भरेगी तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आया बात कि नहीं आया। अब वो डोमेस्टिक है, पेप्सी बेच बेच के आपसे कमा लिए पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 साल में तो फ्रिज खराब कंपनी ने दिया था, लेकिन घर का 3 साल में खराब हो जाएगा तो फिर घर की स्थिति खराब हो जाएगी ना। समझ में आया बात कि नहीं आया। इसलिए आइस बॉक्स इसमें, समझ में आया बात नहीं। ठीक है, जो डबल डोर के फ्रिज होते हैं उनका अलग व्यवस्था होता है, इसका अलग होगा, उससे एक लिंक अलग होगा उसका। ठीक ना, क्लियर बात समझ में आ गई होगी तुम लोग को। बहरहाल आगे बढ़े हम लोग। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है बोलो। क्वेश्चन हम कई बार बता चुके, अब ना बताएं। पराश्रव्य तरंगें, पराश्रव्य जो तरंगें हैं वो ध्वनि तरंगों में शामिल की जाती हैं। हमने आपको बताया था ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। एक तरंगे अवश्रव्य है ना, कौन सा, इंफ्रासोनिक होती हैं, दूसरा श्रव्य होती हैं, और तीसरा कौन सी है, पराश्रव्य। सुपरसोनिक नहीं, अल्ट्रासोनिक। ये आपका 20 हर्ट्ज से कम, और ये आपका 20 हर्ट्ज से कितना, 20,000 हर्ट्ज, और ये 20,000 हर्ट्ज से। तो पराश्रव्य की जो आवृत्ति है वो कितनी है, 30,000 हर्ट्ज से ऊपर। समझ में आ गया नहीं आ गया क्या, यही तो है। किलो वो बना दिया उनने KVH। हाँ तो 20 है, कहीं 20,000 है कहाँ, 20,000 के ऊपर अल्ट्रा क्या है, पराश्रव्य नहीं पूछा। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये का मतलब क्या होगा यहाँ, वो उन्होंने किलो हर्ट्ज में बनाया। ये बात समझ में आ गया। अब किलो हर्ट्ज की, हर्ट्ज में किलो की इकाई क्या होगी उसको देखना पड़ेगा, अगर उसमें होगा तो फिर आंसर यही हो जाए। समझ में आ गया। जो किलो में 3 क्या होता है, किलो का मतलब क्या होता है, अगर इसमें हम किलो में जाएंगे तो किलो का मतलब 10⁻³ 10⁻³ का मतलब फिर 1,000। तो यहाँ पे 2 है, तो फिर इसमें अगर किलो हर्ट्ज में आ जाएगा तो भी डी लग जाए। ये बात समझ में आ गया। अगर इसको किलो माना गया तो वो किसमें आ जाएगा, तो आपका भी सही है भाई। ये हमने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, इसकी जो इकाइयाँ हैं एक्सा पेटा टेरा गीगा। समझ में आ गया। तो किलो हर्ट्ज में आएगा तो ये आंसर हो जाएगा, तो किलो में हर्ट्ज में नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा। दोनों ही बात ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस तत्व का विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, कौन सी बोलो। चांदी, गुड कंडक्टर, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा कॉपर, तीसरा एल्युमिनियम। टेस्ला, फिर वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें,
निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? बोलो। संतरे का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मानव रक्त या नींबू का रस? पीएच जानते हो क्या कहलाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन? तो पीएच का मतलब जो है आप जानते हो, 7 से कम पीएच है तो अम्ल है, 7 से ऊपर है तो क्षार। ये बात समझ में आ गया आपका? तो जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको कहा जाता है, जैसे इनो बनता है, इसका पीएच मान लगभग 10 के ऊपर है। कितना? 10 के ऊपर। तो भाई नींबू का रस तो होगा नहीं, मानव रक्त का 7.4, संतरे का होगा नहीं, नींबू का ही भाई है। समझ आ गया? तो यहाँ पर अब क्या बचा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ये बात समझ में आ गया? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए तो पढ़ाया है हमने आप लोग को बहुत अच्छे से। निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? नहीं समझ में आया क्या बोले? पीएच मान इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका 10 के ऊपर रहता है, लगभग 10.2 या 4 के बीच में। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो एक रूप है, हमने क्या कहा, जैसे दो चीजों से इनो बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बात समझ में आ गया? दोनों को ही नाम दिया गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अधिक दिया गया, ठीक है, तो उसका मान 10 से अधिक होता है, ठीक है ना। ये मानव रक्त का 7.4, ठीक है। नींबू का तो आप जानते हो 3 के नीचे, संतरा का 3 से 4 के लगभग होगा। प्रकृति और प्रजाति के हिसाब से अलग अलग होता है। ये बात समझ में आ गया आपका? ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? बोलो। लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? बताओ। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? हमें थकान का अनुभव क्यों होता है? मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है कि नहीं? मांसपेशियां कितना? 639। कितना? उसमें 3 प्रकार की मांसपेशियां। तो हमेशा जो थकान है वो किसमें होगा? ऐच्छिक में, जिनकी संख्या कितना है? 4। मतलब जिन पे हमारी इच्छा शक्ति है वो 2 साइड है। हाथ पे इच्छा शक्ति है, हाथ ऊपर उठाना है, नहीं उठाना, मर्जी। पाँव, अब सोचो, कल्पना कर, अगर हाथ और पांव शरीर से अलग हो जाएंगे तो बचा का? इसके बाद भी पीठ गर्दन है, इसे भी अक्षिक है। तो अनैच्छिक क्या है? आमाशय, पूरा एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। तुम्हारी इच्छा है कि खाना पचे या ना पचे, तुम्हारी इच्छा से काम नहीं होगा। फेफड़ा चले ना चले, तुम्हारी इच्छा से काम ना होगा। लीवर काम करे ना करे, किडनी काम करे ना करे, तुम्हारी इच्छा से काम, वो कैसा है? अनैच्छिक। कुल मिला के ऐच्छिक मांसपेशियां वो हैं जिनमें हड्डी जुड़ी है, तो जिनमें हड्डी नहीं जुड़ी है वो क्या है? अनैच्छिक, स्मूथ। ये बात समझ में गया आपका? जिनमें हड्डी है उनमें थकान, क्योंकि हड्डी तो चलना नहीं है, चलाएगा मांसपेशी। ये मांसपेशी चल रही है, जैसे जीभ है, जीभ में कभी थकान होती है? बताइए। 24 घंटा बोलो, पूरा दिन बोलो, पूरा रात, कभी किसी ने कहा कि थक गए जीभ से बोलते बोलते? ना, जीभ ऐसी चीज है कि तभी थकोगे नहीं, है ना। शरीर के जीभ तो दिखती है, स्वाद रसना, जीभ का रूप हम लोग कहते हैं कि स्वाद के लिए जीभ है, स्वाद बात के लिए नहीं है। जीभ का मुख्य काम लार को भोजन में मिलाना, हमने बताया आप लोग। मेन काम सलाइवा को, जिससे जिनके समय तो छोड़ो, जिनके समय तो अपने आप मिल जाती है, कैसे तुम इतना बोलोगे कि अपने आप मिल जाएगी, है ना। लेकिन रात्रि में जब हम स्टेबल हो जाते हैं तब जीभ क्या करती है? सलाइवा को मुख में रखती है अच्छे से। तो जीभ का काम क्या हो जाएगा? सलाइवा को मिक्सअप करना, बोलना, बोलना और स्वाद का अनुभव कराना। ये अदर वर्क टॉकिंग,
बिना जीभ के बोल के दिखाओ, बोलो, बिना जीभ के बोल पाओगे? ये हॉट, लिप्स और जीभ, ये दो मेन इंस्ट्रूमेंट है। अंदर से हवा आई, हवा अंदर से आती है, ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, आवाज पतली के मोटी, लेकिन स्वर कौन देगा? जीभ और हॉट। हमने तुम लोग को बताया था। तो हॉट में अब तुम जैसे कहो पापा, तो हॉट चिपक जाते, तो पापा कहने से हॉट चिपक जाते थे। तो लड़कियां लिपस्टिक लगाती, तो अब लड़कियों ने क्या किया कि वो लिपस्टिक पहले तो 10 रुपए की आती थी, अब पता चला कि 500 की आती, और छूट जाएगी तो फिर इमेज खराब हो जाएगी। काहे के पापा पैदा किया होगा। अब पापा से वो क्या हो गया, उनने सोचा कि ऐसा कुछ शब्द मिले कि हॉट ही ने चिपके, तो डैड। अब तुम डैड कह के देखो, जिंदा व्यक्ति को मार दिया, डैड। समझ में आ गया? डैड में जीभ चिपकेगी। अरे तुम बोल के देखो ना, कहो पापा, बिना हॉट चिपकाए बोलो पापा। हैं? काहे नहीं लगाते? कौन कहा कि नहीं लगाते? भाई तुम बेटा, तुम नहीं जानती ना, वो हम तुम्हारे गुरु हैं। जितना लड़कियां लिपस्टिक नहीं लगाते होते, लड़के लगाते। कौन? तो लड़कियां का जो लड़कियों का वैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। जैसे ये मान लो साड़ी पहन के आ जाए, इसको फांसी होगी क्या? बताओ, इसको पुलिस पकड़ लेगी? क्यों साड़ी पहनी तुमने? भाई यार, भाई यहाँ पर कमिश्नर साहब वो अपने को राधा का अवतार मानते, इलाहाबाद का। तुम कभी यूट्यूब पर डाल के देखना, दूसरी राधा साड़ी पहन के वापस पहुंचते। कमिश्नर यार, बहुत बड़ा अधिकारी पूरे जिले का। ये बात समझ में आएगा? यूट्यूब पर डालना, दूसरी राधा, कमिश्नर साहब। समझ में आया? वो दूसरी राधा मानते थे, साड़ी पहन के वापस आते थे, मांग भर के टीका लगा के। तो कोई मना कर सकता? भाई ये तुम जो है, अब देखो 50% लड़के हेयरबैंड लगाते हैं, एक दुपट्टा डालते हैं गले में। लड़कियां भी लड़कों का पैंट पहनती हैं। लड़कियों का तो ड्रेस है नहीं पैंट, लड़कियों का कुर्ता पाजामा, दुपट्टा, सूट है कि नहीं, धोती, साड़ी। अब क्या, अब 60% लड़कियां तो छोड़ो, लड़कियों को तो चलता है, बच्चियां हैं। हम तो देखें 60 साल की बुढ़ियां, 60 साल की बुढ़ियां जीन्स। और अब ये मॉल में गए थे कुछ दिन पहले, देखा उम्र कम से कम 55 साल की होगी, जीन्स तलाश रही थी, साला कबर में पैर जीन्स पहनेगी। तो दिक्कत वाली बात ये है ना भाई, सिस्टम देखो। अब वस्त्र में कोई मना नहीं है कि तुम क्या ना पहनो, तो लड़कियों के हिसाब से सुटेबल वस्त्र। लड़के भी पहले कहाँ का पैंट पहनते थे, धोती। लड़कों का भी धोती, एक ही वस्त्र में ऊपर से नीचे तक। लड़कियां धोती, लड़के धोती, लड़कियों की अलग तरह की और लड़कों की अलग तरह पहनने की बात। फिर लड़कों ने धीरे धीरे पैंट शर्ट पहनना चालू की। उस समय पलटा, लड़कियों ने कहा हम काहे नहीं पहनेंगे, हम पहनेंगे। लड़कों ने कहा हम लिपस्टिक काहे नहीं लगाएंगे। बोलो, पाउडर, फेशियल। हाँ, अभी बात यह है कि पूरी तरह से खुले नहीं। जैसे पूरी तरह से गांव में लड़कियां तो जीन्स पहनती हैं, लेकिन बहू नहीं पहनती है अभी भी, लेकिन कुछ समय बाद वो पहनने लगेंगे। इसी प्रकार से 20% लड़का लिपस्टिक लगाता है, यही अध्ययन कोचिंग का हमको पता है। लेकिन अभी भी 80% नहीं लगा। तो जब गांव में बहुएं जीन्स पहनेंगी, तो यहाँ अध्ययन कोचिंग के पूरे बच्चे लिपस्टिक लगाएंगे, फ्री बांटी जाएगी। समझ में आया बात करें? तो उसमें कोई दिक्कत भगवान तो लगाते, श्री कृष्ण भगवान देखो श्रृंगार करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, तो किसी को मना नहीं है, चाहे जो कुछ। हम तो आर्ट, हमने क्या बताया, आर्टिकल में लिखा है सब कुछ। तो बिल्कुल सिंपल सी, कोई दिक्कत। तुम कल साड़ी पहन के आना। देखो बेटा, हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें जैसे समता का अधिकार है 14, 15, 16, 17, 18, 5, और स्वतंत्रता के में 4। उसमें सारी स्वतंत्रताएं हैं, बस किसी को तुम चोरी ना करो, किसी की डाका मत डालो, ये बस कोई गंदा काम ना करो। बाकी कॉस्ट्यूम है, जिसको जो पहनना है भाई स्वतंत्र है उसके लिए।
ऐसा नहीं, बस बात ये है कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। और योगी जी ने कहा कि टीचर जो है ना साड़ी ही पहन के आए, मजबूरी जाना पड़े। यह हॉस्टेस है, अब प्राइवेट जेट में अलग ड्रेस है और सरकारी जेट में अलग। अच्छी अच्छी तो देखो होटल मैनेजमेंट में देखो लड़कियां एक से एक, जिनने कभी जींस ना साड़ी क्या पहनी ना होगी, वो गजब की साड़ी पहन के आपको रिसेप्शन में दिखाएंगे कि देखना चाहिए। भारत को छोड़ो, विदेश में ये बात समझ में। सोनिया गांधी आज तक तुमको पैंट पहने नजर आई? बताओ, उनने कभी साड़ी और सूट पहना ना होगा, लेकिन जब से राजीव गांधी की पत्नी बनी, हम किसी नेता की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम तो एक बता रहे विदेशी लेडी की बात बता। तो विदेशी लोग हमारा पहनावा और हमारे लोग विदेश का पहनावा। अब वो अलग बात है कि छोटे बच्चे हो सब चलता है, बच्चे हो तो सब चलता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उसके अनुसार चले जाना चाहिए। ये बात समझ में कह रही है भाई। अब हम देखते हैं कभी कभी हम स्कूल जाते हैं अपनी बच्ची को लेने, तो बड़े बड़े लोग ऐसे हाफ पैंट पहन के चले आते, हद हो गई यार। समझ में आया बात नहीं? कभी कभी तुम लोग भी चप्पल में चले जाते हैं भाई और लोअर में। पहले तो हम देख लेते तो बहुत गरे आते हैं। पहले तुम लोग को पायलट बन जाओगे, ऑफिस में जाओगे, एक बड़ा पद धारण करोगे, तो अंडर भी पहन के जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना, पूरी ड्रेस में ही तो जाओगे ना। तो जब वहां ड्रेस पहनोगे तो यहाँ ड्रेस कोड करो ना, क्यों नहीं कर रहे? अभी तुम्हारे सामने टीचर है पूरा कसा खड़ा है 12, तुम तो बैठे हो, वो तो खड़ा है। वो तुम तो चेला हो, वो गुरु है। ये बात समझ में आया बात नहीं? गुरु गुरु होता है, वो चेला। समझ में आया? एक बार एक भाई लोग समझते हैं गुरु तो है पागल, ये परीक्षा के लिए काम कर रहा है, वो परीक्षा के लिए काम नहीं करता है, गुरु गुरु होता है। समझ में आया? एक बार एक हेलीकॉप्टर था, तो हेलीकॉप्टर में क्या हुआ कि वो उसका लोड नहीं सहन कर पा रहा था। पायलट ने कहा कि भाई इतने लोग बैठे हैं, उसमें एक इंजीनियर, एक डॉक्टर था, एक गुरु भी था, 5-6 लोग थे। बोले एक लोग को कूदना पड़ेगा, नहीं तो सब जाएंगे। इंजीनियर बोला हम ना कूदेंगे, सब मरे तो हम मरने को तैयार। डॉक्टर बोला हम भी ना कूदेंगे। टीचर बोला चलो हम गुरु से। समझ में आ गया? मतलब सब उतरने के लिए रस्सी से लटक गए। उतरते हैं क्या करते हैं, बाद में सोचा कि भाई सबको मरने से अच्छा है कि एक ही मरो, एक कूद जाओ तब। तो टीचर ने अपना कहा कि हम त्याग देते हैं, बलिदान देना तो टीचर की भारत में बलिदान देना पुरानी परंपरा है, कर्तव्य है। टीचर बोला हम कूद जाते हैं, हमारा बलिदान बेकार ना जाए, इसलिए तुम लोग एक बार ताली बजा दो। आ गया समझ बात? हम तो कूद रहे हैं, हमारी आत्मा की थोड़ी शांति के लिए ताली तो बजा दो एक बार, बस बज गई ताली। ताली बजाई तो सब नीचे। ताली बजाओगे रस्सी पकड़ पाओगे? तो कहाँ बह गए भावना, बजा दी ताली तो सीधा। तो टीचर तो केवल अपनी बुद्धि का ही खा रहा है भाई, आप समझने का प्रयास करो, ठीक है? तो आगे बढ़ो, छोड़ो कहानी। निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है? तो ज्यादा लंबे में मत जाओ, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन, हमने कई बार तुम लोग को बताया। और एक इसमें चीज मिलाई जाती है मर कैप्टन, है ना। कोई कैप्टन मर गया होगा, मर कैप्टन एक काय मिलाया जाता है क्योंकि स्मेल को आइडेंटिफाई किया जा सके, गंध को पहचाना। गैस में खोल दोगे, इनमें गंध नहीं होती, प्रोपेन और ब्यूटेन में। समझ में आया बात नहीं यार? तो गंध को पहचानने के लिए क्या किया जाता है? मर कैप्टन को मिला दिया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अगर भूल जाओ तो याद कर लेना। कोई कैप्टन होगा, गैस खोली होगी, आग लग गया होगा, तो भाई भला ही ना मरा हो, हमारा काम बन रहा है कुल मिला के। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? बताओ। टेरिलीन, जूट, ऊन और सन। तो को पढ़ाया है इतना बेकार है सब हमारा पढ़ाना। देखो तंतु बताया था, तंतु याद आया कुछ? तंतु होता है बेटा 2 प्रकार के, एक है प्राकृतिक। कौन सा तंतु है? प्राकृतिक, ओके। और एक क्या है? कृत्रिम है। कैसा है? आर्टिफिशियल है। अब प्राकृतिक जो तंतु है ये 2 प्रकार का है। एक है वनस्पति, क्या हो जाएगा आपका? वनस्पति।
और एक क्या हो जाएगा, जंतु। समझे बात, नहीं समझे? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो वनस्पति है उसमें क्या क्या आता है बोलो। तो आपने कहा कि सर इसमें एक तो सन है, सन समझते हो ना, सनई। दूसरा कपास है, कॉटन। तीसरा जूट हो गया, है ना। एक हेम्प जानते हो ना, मलमल, मलमल का कुर्ता। समझ में आ गया, नहीं आ गया? इसी प्रकार से जो जंतु है, इसमें एक आपने रेशम का नाम सुना होगा। रेशम का नाम सुना है ना। रेशम का जन्म चीन में हुआ था, एक महारानी ने किया। रेशम का कीड़ा, ठीक है, शहतूत के पेड़ को, पत्ते को खा के अपना जीवन निर्वाह करता है। और दूसरा है ऊन, ठीक है ना। ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट और लामा। 5 चीजें हैं, भेड़, बकरी, खरगोश, ऊंट और लामा। लामा पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है, ठीक है ना। सबसे पुराना तंतु क्या है? सन। मेसोपोटामिया में सन से, जो है फ्लैक्स कहते हैं इंग्लिश में, उससे ढकी हुई झोपड़ियों के साक्ष्य मिले। इसके बाद सिंधु सभ्यता में कपास का प्रयोग किया गया, तो सिंधु वालों को सिंड्रोम कहा गया। क्या कहा गया? सिंड्रोम कहा गया। और जो जूट है वो बहुत मलमल, बहुत पतला कपड़ा होता है। और इसके बाद में आपका, सॉरी जूट नहीं, या पहम, जूट कहाँ, रस्सी बनती है, बोरे बनते हैं, ओके। और रेशम आपको मैंने बताया सबसे लंबा तंतु क्या है, तो रेशम है। ऊन से आप कृत्रिम में बेटा एक तो है मानव निर्मित, कृत्रिम में एक क्या हो जाएगा, मानव निर्मित, है ना। अब मानव निर्मित में क्या हो जाएगा जानते हैं आप? क्या? रेयान। क्या हो जाएगा? रेयान का नाम सुना है? रेयान का मतलब नाइट्रोसेलुलोज, दोनों से मिलके बना। सेलुलोज का मतलब वनस्पति, और जंतु का मतलब नाइट्रोजन। रेयान, रे का मतलब किरण है, सूर्य के समान चमकने वाला वस्त्र, क्या हो जाएगा? इसी को झूठा रेशम कहा जाता। क्या हो जाएगा? झूठा रेशम। समझ में आ गया बात? आया। और यहाँ पर एक है आपका सिंथेटिक, संश्लेषित। जो आप कपड़ा खरीदते हैं ना 100 रुपये में एक टॉप, तो कौन सा है? सिंथेटिक। तो कॉटन का खरीदोगे तो 1500 में, कॉटन का कपड़ा कितना? 1500 में। और सिंथेटिक कितना? 100। आपने कहा ये क्या सर? मैंने कहा नायलॉन का नाम सुना? नायलॉन का नाम न्यूयॉर्क और लंदन के नाम पर रखा गया। नाय फॉर न्यूयॉर्क, लॉन फॉर लंदन। इसी प्रकार से टेरिकॉट, टेरिकॉट का नाम सुना होगा, वही टेरिकॉट, टेरिलिन, है ना। इसके बाद में पॉलिस्टर, सब सिंथेटिक है, बनावटी। इतने से पदार्थ से 10 मीटर कपड़ा बन जाए। समझ आ गया, नहीं आ गया? ये मुंबई में जो कपड़े मॉल में मिलते हैं, वो 5 रुपये मीटर कपड़ा बिकता है। कितना? 1 मीटर कितने का? 5 रुपये। कपास लोगे तो 1 मीटर कम से कम कितना? अरे 1 किलो तो यार कपास आएगा कम से कम 150 रुपये का, और कपड़ा बना के 300 रुपये 1 मीटर। कपास अगर कॉटन की साइड लोगे, प्योर कॉटन, तो 1500 से ऊपर आए। और सिंथेटिक लोगे तो 100 में 2 मिल जाएंगे। समझ में आगे बात करनी है? तो ये सब चमत्कार किसका है? सिंथेटिक। जब कभी तुम्हें आजमाना हो, एक अगरबत्ती जलाओ, दोनों में छेद करो, सिंथेटिक वाले में, कॉटन वाले में। कॉटन वाले में धुआं निकलेगा, उसमें छेद हो जाएगा, क्योंकि पॉलीथीन का कपड़ा है, पसीना सोखेगा नहीं। कॉटन पसीना सोखेगा, नेचुरल है, और ये आर्टिफिशियल। लेकिन करें क्या, इतना महंगाई है तो डुप्लीकेट लाना पड़ेगा। जनसंख्या इतनी है कि तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। ये बात समझ में आ गया? पहले के लोग जब बड़ा होता था कोई, उसका कपड़ा, छोटी बहन उसका छोटी, भाई हुआ तो उसका छोटा, ऐसे छोटा चलता था ना, कि नहीं चलता था? बोलो, सुना है तुम लोगों ने ना? अब आप लोग अपना कपड़ा कितनी बार पहनते हो बताओ? 5-6 बार पहनोगे, मतलब क्योंकि 5-6 बार से ज़्यादा पहनोगे तो प्रेस का उतना खर्चा लग जाएगा। यूजन, अब कोई पुराने कपड़े लेता नहीं। आप किसी को दे के देखो, हाँ लेगा। समझ आ गया, नहीं आ गया? मतलब भिखारी भी पुराने कपड़े
आगे समझ में? क्योंकि क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी है। एक समय तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, आज कार पे 10 मीटर का कवर, घर में पर्दे, है कि नहीं है? कपड़े की कमी है? बताओ, समझ में आ गया तुम? तो आंसर बताओ इसका आप। टेरिकॉट का ही रूप है क्या? टेरिकॉट, ठीक है। ये तीनों क्या है? नेचुरल। आगे बढ़े हम लोग। पोर्टलैंड सीमेंट का नाम सुना? पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है, सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने। पोर्टलैंड सीमेंट में अगर जिप्सम मिला दो तो जल्दी जमता नहीं। समझ में आगे बात करनी है? बस इतनी सी, दैट जल्दी से ठीक से हो जाएगा है। के बाद प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलके बना है? पढ़ाया है हमने तुम्हें। वैसे तो अमीनो एसिड लाखों प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे शरीर के निर्माण के हिसाब से 10 प्रकार के अमीनो एसिड है। कितना? सॉरी 20 प्रकार के। 10 प्रकार के अनिवार्य और 10 प्रकार के गैर अनिवार्य। समझ में आ गया आपका? अनिवार्य हमारे शरीर में नहीं बनते, खाना में चाहिए, और गैर अनिवार्य हमारे शरीर में बनते हैं। ये बात समझ में आ गया? अनिवार्य हमको भोजन के साथ प्राप्त होते हैं, जैसे आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ऐसे 10 प्रकार। समझ में आया बात करनी? अब इसमें आर्जिनिन और हिस्टिडीन किशोरों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हार्मोन तो सही बनते हैं। अगर वो कमजोर हुआ तो शरीर का ठीक से विकास। समझा? ये सब पढ़ाया है हमने, तो क्या हो जाएगा आंसर? किस हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा, टेट्रोज शर्करा या डायोज शर्करा? ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाया, लेकिन जब हमने आपको डीएनए और आरएनए बताया था, याद करो। डीएनए और, तो हमने कहा था कि डीएनए आरएनए क्या है? पेंटोज शर्करा। और जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। और मोनो का रूप क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। तो वो सब क्या हो जाएगा? हेक्सोज शर्करा। ये बात समझ में आया आपका? नहीं आया? ठीक है ना? क्वेश्चन सब एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी। एक वयस्क मानव के पास कितनी कैनाइन दांत होते हैं? बताओ। दांत हमने आपको बताया था कि आगे के जो 4 दांत हैं वो क्या हैं? सीजर, क्या कहते हैं? कृंतक, कहते कि नहीं? इनके दोनों तरफ एक एक नुकीला दांत है, राक्षस वाला, इसे कहते हैं रदनक, इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। 2 जे और 2 ऊपर, तो आंसर क्या हो गया? बाकी 2 मोलर हो जाएंगे, प्री मोलर है, और 3 मोलर हो जाए। 16 नीचे और 16 ऊपर, ठीक ना? तो इस प्रकार से कृंतक, रत्नक, अग्र चमाणक और इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन कितना होता है? बताओ। मतलब बताया गया कि 12 से 16 होता है, लेकिन किस में? 1000 में कि 100 में कि 10,000 में, 1,00,000 में? बोलो। 100 ml। 100 ml में हीमोग्लोबिन लगभग, स्त्रियों में थोड़ा कम है, तो 12 के नीचे एनीमिया हो जाता है। 12 से 16 के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उनको उनका हीमोग्लोबिन कितना होता है? 17। जो गांजा पीते हैं 18। कितना? हाँ जी, समझ लीजिए। गांजा पीने से फायदा कि नुकसान? ब्लड बढ़ रहा है, तुम क्या है नुकसान? बताओ क्या फायदा कि नुकसान? ठीक है,
गांजा देख लो, वो एक चिलम मार के आया है, तभी तो लंबाई इतनी बड़ी है। तो गांजा पीने से फायदा। भाई हम कहें कि बाहर एक व्यक्ति जा रहा है, उसके बैग में 50 लाख रुपए लूट लो, अब जितना तुम कमाओगे 5 साल में उतना सीधा सीधा डायरेक्ट पकड़ गए तो दिक्कत, आना फ्री जाना फ्री, तो जेल में खाना फ्री, सब गड़बड़ हो जाएगा। बस समझ में बात करें। इसलिए दिक्कत ये है कि गांजा पीने से फायदा तो है। अरे भोलेनाथ देवों के देव महादेव, जिसमें बुद्धि इतनी ज्यादा है, पागल थे गांजा पीते थे बताओ तो, लेकिन लंग्स बैठ जाते, फेफड़े, हाँ फेफड़े धीरे धीरे उनके वायु कोष। शंकर भगवान बेरोजगार व्यक्ति, कामना धाम, तो उनका कोई काम नहीं, भोलेनाथ का नाम। विष्णु ब्रह्मा जी दोनों को काम दे दिया, तुम लोग जाओ। विष्णु जी क्या करते हैं? पालन करता, विष्णु जी पालन कर, और ब्रह्मा जी निर्माण। ब्रह्मा ना हो तो सृष्टि ना बने। जिसको बनाया सबको किसने? ब्रह्मा ने। तुम्हें लंबा, किसी को छोटा, किसी को सुंदर, किसी को किसने बनाया? ब्रह्मा। सृष्टि को पैदा करने वाला सबसे विलासी कौन? ब्रह्मा। समझ में आ गया? विष्णु पालन करता, ब्रह्मा ने बना दिया तो खिलाना पिलाना। संहार करता कौन है? अरे मर तो अपने आप जाओगे ही जाओगे, भोलेनाथ तो अपना बीच की, जैसे जैसे तुम्हें चक्की देखी, गांव में कभी चक्की देखी? तो शंकर जी केंद्र में है, अपने आप आओगे। हम तो स्थिर हैं लोग, खाली भांग अतूरा शांत, बीच में पन्ना होगा, अपने आप आओगे तृप्त होने। तो शंकर भगवान इसलिए समझ आ गया, एक से बीच में अपने आप आ जाओ, तुम्हारा पालन कर देंगे, ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं, गिलने गिलने भागने आगने के चक्कर में। विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे अधिक खतरनाक, कोई संसार में भूखा ना रहे, चींटी से लेके अजगर, हाथी, कोई भूखा रहेगा तो विष्णु भगवान की जिम्मेदारी। जगत में कोई भूखा, इसलिए सबसे अधिक मंदिर किसके हैं? विष्णु। ब्रह्मा तो पालन बना के छोड़ दिया, तो कोई मंदिर नहीं, केवल पुष्कर में। समझ आ गया? कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से शादी कर लिया। किससे करते? किसी से तो करते, वही तो बनाने वाले ही थे ना। समझ में आया बात कि नहीं है? ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करने वाले, विष्णु जी पालन करते, और शंकर जी डिकम्पोजर। समझ में आ गया? वो ना हो तो कंपोज ही ना हो। सेंटर में इसलिए सबसे दिव्य स्थान भोलेनाथ का है। माफ करें कुछ निकल गया हो, नहीं तो अभी समझ में आ गया। हाँ रगड़ा बना देंगे हमारा, वो समझे। तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना हम बता चुके तुम लोग को पहले ही, है ना। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? हमने बताया था अस्थि। अस्थियां कितना, हड्डियां कितना है? 206, है ना। हड्डियां कितना? 206। उपास्थि ऐसी हड्डी जो कि सॉफ्ट है, मजबूत, मुलायम है, जैसे नाक की चोटी, नाक की चोटी। वाह कर्ण, इंटरनल पार्टों में भी कई प्रकार की कार्टिलेज होती है, लेयर बनी होती है। इसमें क्वेश्चन आया है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से उपास्थि कौन सी हो जाएगी? नाक या कान? कान है? नख मतलब नहीं जानती हो? इसका बना होता है केराटिन। नख, नाखून जो इंसान नहीं, मतलब जानवर मांसाहारी होते हैं, उनके नाखून। शेर का पंजा देखा? बिल्ली का पंजा, शेर का पंजा, कुत्ते का पंजा, ये सब नाखून बड़े हैं। काहे? शिकार पर डिपेंड, शिकार नहीं करेंगे तो खाएंगे। तो इंसान बड़े हैं नाखून तुम्हारे? लड़कियों के बड़े। तो जो नाखून जिसके बड़े हैं वो जो शिकार करता है, जैसे मांसाहारी होता। समझ आ गया बात? लेकिन दिक्कत ये है कि जिसके नाखून बड़े हैं वो मांसाहारी तो होता है, लेकिन उसकी एक पहचान है कि वो पानी को चाट के पीता है ऐसे।
सिर्फ करके नहीं पिएगा, पर नेचर बता रहे। समझ आ गया बात है। अब लड़कियां चाट के पिए, नाखून जिसके बड़े हों तुम उनको सलाह देना प्लीज। समझ आ गया बात करने, ठीक है। तो यही वाली बात है, ये चीज जानते हो ना, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, है ना। जैसे ईसीजी हृदय की जांच करता है, और ईईजी एक टोपा पहना देते हैं ऐसे खोपड़ी में, पूरा टोपा लगा रहता है, ब्रेन का जितना भी मैपिंग है वो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो क्या हो जाएगा आपका, मस्तिष्क कहीं दिया। चलो ठीक। लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है, लाल चने, बताओ। लाल चने में एंजाइम, कई बार क्वेश्चन आया है, कटने वाला, ठीक है। डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट, ठीक ना, समझा, रट लो एकदम, समझे। चना खाओगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, बस इतना ही, डाइजेस्ट कर दो, ठीक है ना। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है ना। हल्दी और अदरक, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, कचालू, ये सब खाने, समझ में आ गया। ये है प्रकंद, और ये है स्तंभकंद, और ये है सल्ककंद, और ये है घनकंद। सब क्या आ जाएंगे, है ना। जड़ में अगर देखा जाए तो मूली, गाजर, और बताओ सलजम, चुकंदर, तना है, इससे कोई मतलब नहीं। जिसने क्लासिफिकेशन किया उससे बात करो डायरेक्ट, समझ में आ गया। एक आलू भी तो, आलू कहाँ, समझ में आ गया, नहीं आ गया। क्लासिफिकेशन का अलग नजरिया उसका, ठीक है। बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, भैया याद कर लो कि या तो वो जड़ है या तना है, इसके बाद नहीं है कि तो क्या है, वो फल। वही बात है, या तो जड़ या तना, नहीं तो फल। टमाटर फल, बैगन फल, मिर्चा फल, धनिया हाँ फल, गेहूं फल, कटहल सबसे बड़ा फल। समझ में आया बात का, नहीं आया, ठीक है। गोभी फूल है, एक पत्ता है, एक फूल है। भाई साहब इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, हम आपको बताए ना। जो क्लास, तुम्हारा नाम क्या है, रोहित ही का है नाम आपका, रोहित है ना। रोहित ना होकर कपिल देव हो जाता, वो क्लासिफिकेशन है। आगे बात समझ, बात क्लासिफिकेशन जो कर दिया गया, ठीक है। भाई रोहित ना हो कि सलमान हो जाए, हाँ तो बस उनका भी नाम चेंज हो जाता था। भाई आकाश, नाम चेंज तो छोड़ो, लिंग चेंज हो जाता। पुरुष से अभी तुम पुरुष हो कहो तो स्त्री बनवा दो, क्या तुम अरे हम ऐसे ही आम नहीं खड़े हैं, एमबीबीएस किए, डॉक्टर हैं, इसी कमरे में खेल हो जाएगा, पता नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया, आसान क्वेश्चन है, कौन सा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में लेंस किससे बनता है, तो भैया पुराना मान जाना है, ठीक है। भाई प्लास्टिक सर्जरी तो क्या संभव नहीं, बताइए ना। हर चीज तो चेंज की बात कर रहा था, तो हम कहा चेंज तो छोड़ो। अभी हम इतना बता रहे थे कि साड़ी तुम पहन लो तो लड़की बन जाओ, अब तुम्हें ज्यादा ही संशय है
तो वहां पे भी चेंज करा दे, बताओ। किसका बनता है? सिलेंडर कांच का। तो तुम लोग मूड में नहीं हो, आगे समझ में आया बात नहीं है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ पर होगा? हाँ, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये विषुवत रेखा। वेट कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम कहाँ? ध्रुवों पर ज्यादा, भूमध्य रेखा पर कम होगा। उत्तरी ध्रुव, क्या पूछा? अधिकतम। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, धरातल। बताओ। बोलो, यहाँ तो क्वेश्चन बहुत फंसा हुआ है भाई। ध्रुव दोनों दे दिए इनने, उत्तरी और दक्षिण। समझ में आया बात कि नहीं है? अब तुम अपने दिमाग से काम करो। यहाँ नॉर्थ पोल्स भी दिया, साउथ पोल्स भी दिया, भूमध्य रेखा जब कम है सबसे, धरातल का कोई बात ही नहीं है, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स, ठीक है ना? तो बेटा नॉर्थ पोल्स में कॉन्टिनेंट अधिक है, साउथ पोल्स में कॉन्टिनेंट कम। इतना बात समझ में आया बात नहीं? तो अधिक वजन कहाँ माना जाएगा? नॉर्थ पोल। वैसे भी हम लोग रहते कहाँ हैं? और मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं ना, कई बेस्ड के आधार पर क्वेश्चन भी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत गड़बड़ है, ऐसे क्वेश्चनों से बचा जाएगा। समझ में आया बात?